नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के पेपर 30 अक्टूबर से स्टार्ट हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों हम एमपी जीके की पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों ये अंतिम परिहार के तौर पर एक तरीके से पीवाईक्यू सीरीज है और जितना हो सकेगा उतना हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिस्कस करवाने की कोशिश करेंगे। और ये क्लासेस पेपर टाइम पे भी चलेंगी और पेपर टाइम पर हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? आपको बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो सिंध गंगा के मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ग्वालियर। सिंधु गंगा मैदान के मैदान मध्य ग्वालियर का क्षेत्र स्थित है और ये मुख्यतः पठारी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। और यहाँ की मिट्टी अत्यधिक लोहे युक्त होने के कारण लाल रंग की हो गई है। और इस क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार, सिंधु गंगा का मैदान व सीमांत कगारी एवं पहाड़ी प्रदेशों के रूप में 3 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं। आपको बताना है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो एक तरीके से किस अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में मिलती हैं, या दूसरी नदियां में मिल जाती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो अन्य नदियां हैं वो क्या होती हैं? ना तो अरब सागर में जाती हैं, ना ही बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ना ही हिंद महासागर में। वो दूसरी नदियों में जाकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो नदियां हैं वो दूसरी नदियों में जाकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? आपको मैंने ये कई बार बताया है क्वेश्चन में और वीडियो में भी, पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि मध्य प्रदेश की जो टोटल लंबाई है वो आपकी 1350 या 1312 किलोमीटर मानी जाती है। 1312 किलोमीटर लंबी मानी जाती हैं। और मध्य प्रदेश में जो बहती है वो 1077 किलोमीटर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1077 होगा। और नर्मदा नदी के बारे में मैंने हर वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात है। ये चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये मऊगंज में, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कहाँ पर दोस्तों? मऊगंज में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसी को हम है ना एक तरीके से बहुती जलप्रपात भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बहुती जलप्रपात, इसी को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें वैसे सबसे ऊंचा जो, सॉरी दोस्तों, जो बहुती जलप्रपात है, अ, जो बहुती जलप्रपात है ये है ना सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। मऊगंज में स्थित बहुती जो जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो अगर हम चचाई जलप्रपात की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर देखा जाए तो चचाई जलप्रपात होगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज में स्थित बहुती जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है 198 मीटर है। ठीक है, और दूसरा जो जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, ये 130 मीटर का है। 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये दूसरा जलप्रपात, ये जो दूसरा है ये चचाई जल, दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात है। लेकिन विकल्प के हिसाब से राइट आंसर इसका चचाई होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो मंडीदीप गवाल उसमें भोपाल में पड़ता, तो ये तो है ही नहीं। मुरैना भी नहीं है। उज्जैन छिप्रा के किनारे पड़ता है। ठीक है, और ओरछा जो पड़ता है वो बेतवा नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, ओरछा। ठीक है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, और उज्जैन आपको पता ही है छिप्रा नदी के किनारे। और जो मंडदीप है उसको हम कह सकते हैं लगभग नर्मदा। और मुरैना आपको पता ही है कि चंबल की घाटी के उस पर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि बेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? आपको बताना है कि बेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है। दोस्तों बेड़ा घाट पर, ये जो बेड़ा घाट है ये जबलपुर से कुछ दूरी पर पड़ता है।
जबलपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर, जबलपुर से 13 किलोमीटर की 13 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। ठीक है, 13 किलोमीटर की दूरी पर संगमरमर की चट्टानों पर स्थित भेड़ाघाट मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन नगर है। और यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? तो दोस्तों यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर है। जो कि कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना है। और अगर हम बात करें, नर्मदा नदी पर लगभग 60 फुट की ऊंचाई पर, कौन सी 60 फुट की ऊंचाई पर ये बना है, 60 फुट की ऊंचाई पर बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि अभ्यारण्य और जिला में कौन सा युग्म गलत है, कौन सा अभ्यारण्य सही है, कौन सा गलत है। तो जो बोरी अभ्यारण्य है वो आपका होशंगाबाद में है, ये बिल्कुल सत्य है। जो गगऊ अभ्यारण्य ये आपका पन्ना पर है, ये भी सही है। जो करेरा है वो शिवपुरी पर है, ये बिल्कुल सही है। घाटी गांव जो अभ्यारण्य है वो इंदौर में नहीं पड़ता, वो पड़ता ग्वालियर में। ठीक है, तो इसका जो गलत है वो डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ग्वालियर में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिले में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, इसे राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा था, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1958 में दिया गया था, 1958 में दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो विंध्याचल या विंध्यन पहाड़ियों का हिस्सा है। विंध्यन पहाड़ियों का क्या है? हिस्सा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-2021 तक वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि दर्ज किया गया है? आपको बताना है कि 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि दर्ज किया गया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत की वन स्थिति 2021 रिपोर्ट 2021 के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% 24.62% एवं वन क्षेत्र वन एवं वन क्षेत्र है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% वन एवं वन क्षेत्र है। और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में अगर हम बात करें तो वृद्धि के मामले में कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर तेलंगाना, अगर हम वृद्धि की बात करें, फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा और फिर उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा और फिर कर्नाटक। ठीक है, और फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर हम अभी की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो विश्व में भारत कौन से नंबर पर? विश्व में भारत वर्तमान में अभी जो रिपोर्ट आई है, वन की स्थिति की जो रिपोर्ट है, उसमें भारत 9वें नंबर पर है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से वन है वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं? रूस पर। ठीक है, वर्तमान की अगर बात की जाए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार सभी भूमियाँ जिनमें वृक्ष छादन घनत्व 10% या उससे अधिक लेकिन 40% से कम हो उसे खुले वन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा,
10 से 40% वन भूमि कैसी होनी चाहिए, वृक्षांगन होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, एमपी में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वन मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन तो पाए ही जाते हैं, ये वाले भी। उप आर्द्र पहाड़ी वन भी पाए जाते हैं, कांटेदार वन भी पाए जाते हैं, लेकिन अल्पपाइन वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अल्पाइन प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं और कांटेदार वन और आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भाग पर 25.14%, कितने परसेंट, 25.14% वन पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन निगम की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कॉरपोरेशन निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में की गई थी। कब की गई थी, 1975 में। इसका अगर हम मुख्य उद्देश्य बात करें तो जब वो स्थापना की गई थी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ये भी पूछ लिया जाता था। तो राज्य में वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण पुनर्वनीकरण गतिविधियों को क्या करना, गतिविधियों को बढ़ावा देना। पुनर्वनीकरण गतिविधियों को क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से आए थे। ठीक है, ये आपका एक तरीके से करंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कूनो राष्ट्रीय पार्क में जो लाए गए चीते थे वो किस देश से लाए गए थे। तो दोस्तों ये नेविया से लाए गए थे, नाम्बिया से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाम्बिया। ठीक है, जो कि मोदी द्वारा यहाँ पर एक तरीके से छोड़े गए थे। तो महत्वाकांक्षी कांची चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से कितने चीते, 8 चीते लाकर छोड़े गए थे नाम्बिया से। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें वही पुनः फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से कितने लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, पार्क में छोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो पेंच अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो पेंच अभ्यारण्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंच। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कितने प्रकार की गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 7 प्रकार की गिद्धों की उपजातियां या प्रजातियां पाई जाती हैं, 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना थी वो 1981 में की गई थी। 1981 में पन्ना और छतरपुर जिले में हुई थी। यह लगभग, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यह लगभग 543 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है और यहाँ पर 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 1994 में केंद्र सरकार द्वारा 1994 में केंद्र सरकार द्वारा इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और 2011 में अगर हम बात करें तो 2011 में यूनेस्को द्वारा 2011 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 2011 में क्या हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे नामित किया गया। स्थापना 1981 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल 543 किलोमीटर स्क्वायर है। 1994 में केंद्र सरकार द्वारा इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बारी अभ्यारण्य और पचमढ़ी अभ्यारण्य। आपको बताना है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात इसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बारी अभ्यारण्य या पचमढ़ी अभ्यारण्य। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। अगर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, स्थापना की अगर हम बात करें तो ये जो स्थापना हुई थी ये दोस्तों कब हुई थी, 1981 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1427 वर्ग किलोमीटर है। 1427 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें बारी अभ्यारण्य, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पचमढ़ी अभ्यारण्य भी क्या है, शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। तो आपको बताना है कि 1999 में पहला मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र में जैव विविधता से समृद्ध वन क्षेत्र है, इसलिए इसे 1999 में मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में नर्मदा से उत्तर में विंध्य श्रेणी की पहाड़ियों पर फैला हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा से उत्तर के विंध्य श्रेणी पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो सिंगौरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगौरी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सिंगौरी? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, जंगली कुत्ते, सियार और क्या पाए जाते हैं, लोमड़ी पाई जाती है। सियार और क्या पाई जाती है, लोमड़ी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। और इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध जम्बू द्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क जो है वो सांची में स्थित एक उद्यान है। और सांची में
स्थित एक उद्यान है जो कि रायसेन के भोपाल के पास रायसेन में स्थित है। ठीक है, और इसमें गौतम बुद्ध सम्राट अशोक के जीवन और उपदेशों पर विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांची। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रादेशिक वन वृत्त हैं? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रादेशिक वन वृत्त हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, 16। मध्य प्रदेश में 16 प्रादेशिक वन वृत्त हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन वृत्त की अगर हम बात करें, वन वृत्त की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 16 हैं। वन मंडल की अगर हम बात करें तो वन मंडल कितने हैं दोस्तों? 36 हैं। उपवन मंडल की अगर हम बात करें, उपवन मंडल, ये सब पूछे जाते हैं आंकड़े। उपवन मंडल की बात करें तो वो 135 हैं। ठीक है, अगर हम परिक्षेत्र की बात करें, परिक्षेत्र की बात करें तो परिक्षेत्र 773 हैं। और अगर हम उपवन परिक्षेत्र की बात करें, एक मिनट दोस्तों, उपवन परिक्षेत्र की अगर हम बात करें, उपवन परिक्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं? 1871। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया था। आपको बताना है कौन सी वर्ष में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर पेंच अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 2002 में ऐसा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की सिवनी, मध्य प्रदेश की सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है, स्थित है। ठीक है, 1992 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1992 में इसे क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। और वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन उपज अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। मध्य प्रदेश में वन उपज अधिनियम को वर्ष 1969 में अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियमित इमारती लकड़ी को छोड़कर समस्त वन उपज के व्यापार विनियम के लिए 1 नवंबर 1969 को लागू किया गया था, इमारती लकड़ी को छोड़कर। राइट आंसर होगा 1969। अगले क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है? आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, उत्तरी सागर में। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा? उत्तरी सागर। वन विभाग द्वारा उत्तरी सागर वन मंडल में 52,864 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उसका मुख्यालय जो होगा वो सागर और नाम जो होगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य होगा। ठीक है, उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन आइन अकबरी में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईने और अकबरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक में आईने अकबरी के, कौन सी पुस्तक में किस वन के क्षेत्र की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसका राइट आंसर होगा बी, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का जो वर्णन किया गया है वो आईने और अकबरी में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व।
मध्य प्रदेश राज्य में कितने अभ्यारण्य हैं? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में कितने अभ्यारण्य हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 25। ठीक है। 10 तो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, 10 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, 6 टाइगर रिजर्व हैं। और 25 क्या हैं दोस्तों? वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में फॉन्सिल नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुर तहसील में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिंडोरी। जिसका विस्तार मंडला जिले में भी है। ये मध्य प्रदेश का ध्यान रखना, पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का कौन सा पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? डिंडोरी में। ठीक है। और घुघुआ राष्ट्रीय इसे घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इस उद्यान का कुल जो क्षेत्रफल है 89.74 हेक्टेयर है। 89.74 हेक्टेयर है। ठीक है। और 2011 में इसे अधिसूचित किया गया था। 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था 2011 में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस जिले में आचन कमार अभ्यारण्य स्थित है? किस जिले में आचन कमार अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस अभ्यारण्य जो स्थित है वो अनूपपुर में स्थित है। यह जो अभ्यारण्य है आचन कमार जो अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में स्थित है। और आचन कमार वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में, कब दोस्तों? 1975 में भारतीय जीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में क्या किया गया था? इसे स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस साल शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? किस साल शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के राज्य में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में 1958 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क को मुख्य रूप से बांधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।